नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए फरवरी के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर बने हैं उनकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिटेल में कवर करेंगे, साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर करते हुए चलेंगे। तो जो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसमें किस किस प्लेयर ने जीत दर्ज की उसकी चर्चा होगी। यहाँ पर हमारे वाइस चीफ एयर मार्शल बने हैं एयरफोर्स में, उनकी बात करेंगे। जो रिपब्लिक डे परेड हुई है उसमें किन झांकियों को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिला उसकी बात होगी। मध्य प्रदेश ने एक गवर्नमेंट की स्कीम लॉन्च की है उसकी चर्चा करेंगे। साथ साथ भारत ने पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं, भारत की जो वुमेन टीम है क्रिकेट की, उसने अंडर 19 में वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीता, उसकी बात करेंगे। साथ साथ गांधी जी का जो शहीद दिवस है उसकी चर्चा होगी। यहाँ पर डिटेल में इन सब की चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कोलकाता में बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ, बुक फेयर ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसकी इनॉग्रेशन वहां के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा ये 46 नंबर का एडिशन है इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, और ये कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल में होने वाला जो बुक फेयर है उनमें सबसे बड़ा है। ध्यान रखेंगे 31 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक इस फेयर को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक, इसमें बात करें तो फोकस कंट्री कौन है, तो फोकस कंट्री स्पेन है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहां पर आप ममता बनर्जी जी को देख सकते हैं। यहां पर बात की जाए तो इसमें पहली बार इसमें इंटरनेशनली जो कंट्रीज है उसने भी पार्टिसिपेट किया, और पहली बार ऐसा हुआ है कि थाईलैंड ने यहां पर पार्टिसिपेट किया, और भी बहुत सारी कंट्रियों की जो बुक है, जो ऑथर्स हैं, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। यहां पर बात की जाए तो इसको सबसे पहले 1976 में ऑर्गेनाइज कराया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एयर मार्शल एपी सिंह, एपी सिंह का नाम है अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह भारतीय एयरफोर्स के वाइस चीफ बन गए हैं। ध्यान रखिएगा नए वाइस चीफ बने हैं, और ये प्रयागराज में सेंट्रल एयर कमांड है उसके कमांडर इन चीफ के पद पर इससे पहले काम कर रहे थे। अब ये अपॉइंट हो चुके हैं एयरफोर्स के वाइस चीफ। यहां पर बात की जाए तो इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह ली है। इन्होंने एयरफोर्स को 1984 में ज्वाइन किया था। अगर हम भारतीय एयरफोर्स की बात करें तो कमांडर इनके कौन होते हैं, सुप्रीम कमांडर, तो हमारे जो इस समय पर प्रेसिडेंट साहब हैं वो कमांडर होते हैं, और इनके जो इस समय पर चीफ हैं, हेड है, वो कौन है, तो विवेक राम चौधरी जी हैं, जो कि 27 नंबर के हैं। हेडक्वार्टर इनका नई दिल्ली है। एयरफोर्स को फाउंड किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले जो भी चीफ है दूसरी सर्विसेज के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आर्मी के चीफ इस समय कौन है, तो मनोज पांडे जी हैं 29 नंबर के। नेवी के चीफ कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार है 25 नंबर के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो आंसर होगा अनिल चौहान जी। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आंसर होगा वीरेंद्र सिंह पठानिया जी। और बीएसएफ के इस समय पर डायरेक्टर जनरल कौन है, तो एसएल थाउसेन है, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये सीआरपीएफ के भी इस समय पर डीजी हैं। अगर बात करें सशस्त्र सीमा बल की तो इसके डीजी हैं अनीश दयाल सिंह। अगला क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री जो कि एमएसएमई गुड्स परचेज करने में सबसे हाई पोजीशन पर रही है। मतलब एमएसएमई सेलर्स में, एमएसएमई सेलर्स मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसका नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इस मार्केट प्लेस से सबसे ज़्यादा परचेजिंग किसने की है, तो आंसर होगा ये हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने सबसे ज़्यादा परचेसिंग की है। अगर स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने इसमें सबसे ज़्यादा परचेजिंग की है।
अगर डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो 16,747 करोड़ रुपीस की इन्होंने परचेजिंग की इस प्लेटफॉर्म से, जिसको डेवलप ही इसलिए किया गया था कि पारदर्शिता, जो खरीदी में पारदर्शिता है उसको लाया जा सके। यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने 9,642 की परचेजिंग की है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है। एमएसएमई जो सेक्टर्स हैं वो इसमें एनरोल करते हैं और गवर्नमेंट के लोग डायरेक्टली जो भी यूजफुल चीज़ें होती हैं उनको इस प्लेटफॉर्म से खरीद लेते हैं। इसका मेन फोकस भी यही था कि एफिशिएंट बनाया जाए जो भी परचेजिंग है। मान लीजिए 100 रुपये की परचेजिंग है तो पहले 90 रुपीज़ की परचेजिंग करते थे, 10 रुपये जेब में, लेकिन इसके माध्यम से एफिशिएंट बनाया जा रहा है, ट्रांसपेरेंट बनाया गया और इंक्लूसिव बनाई गई परचेजिंग जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा की जाती है। ठीक, यहाँ पर बात करें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म की, तो इसको 2016 में लॉन्च किया गया। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये प्लेटफॉर्म आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसको इस समय पर पीयूष गोयल जी संभाल रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, 74th नंबर का रिपब्लिक डे परेड ऑर्गेनाइज हुई कब? 26 जनवरी को ऑर्गेनाइज कराई गई। पहली बार इसको कब ऑर्गेनाइज कराया गया? तो 26 जनवरी 1950 को इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। आपको बता दूं, जिसमें बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिनेंट किसको दिया गया है, किस झांकी को मिला है? तो आपको बता दूं, बेस्ट मार्चिंग के लिए एयरफोर्स की पंजाब रेजिमेंट को दिया गया है। अगर बेस्ट झांकी की बात करें, बेस्ट टेब्ल्यू की बात करें, तो आंसर होगा उत्तराखंड की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला। उत्तराखंड की झांकी की थीम थी मानस खंड। क्या थी? मानस खंड। मानस खंड में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है अपने कॉर्बेट नेशनल पार्क को, साथ साथ इन्होंने अपने प्राचीन जो मंदिर हैं उनको वहां पर रिप्रेजेंट किया। तो अपनी झांकी में इन्होंने इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन किया जिसको बेस्ट झांकी चुना गया। आपको बता दूं कि बेस्ट झांकी में उत्तराखंड पहले पोजीशन पर, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर उत्तर प्रदेश आता है। ठीक, अब यहां पर आप देख पाएंगे अलग अलग, और मतलब पहले तो उत्तराखंड के बारे में आपको बता देता हूं कि उत्तराखंड को क्यों ये बेस्ट झांकी का दर्जा मिला। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने अपने कल्चर को, अपने स्टेट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से ये इनको मिला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, उसको रिप्रेजेंट किया, और साथ साथ उसमें डियर और जो वहाँ रहने वाले एनिमल्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया। बीच में इन्होंने मंदिरों को रिप्रेजेंट किया है, जो इनके प्राचीन मंदिर हैं, जो उत्तराखंड की कहीं ना कहीं विशेषताएं हैं, उनको यहाँ पर अच्छे से रिप्रेजेंट करने की वजह से उत्तराखंड को बेस्ट झांकी का दर्जा मिला। वैसे आपको बता दूं, टोटल 23 झांकियाँ इन्वॉल्व हुई थी, पार्टिसिपेट की थी, जिसमें से 17 झांकियाँ तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की थी, और उनमें से 6 झांकियाँ, जो 6 झांकियाँ थी वो मिनिस्ट्री या फिर किसी और डिपार्टमेंट की थी। अगर बात करें बेस्ट मार्चिंग स्क्वाड की, तो पंजाब रेजिमेंट को मिल गया, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर बेस्ट मार्चिंग टीम की बात करें तो बेस्ट मार्चिंग टीम मिला है सीआरपीएफ को, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को। और अगर बात करें मिनिस्ट्री में, जो मिनिस्ट्री और दूसरे डिपार्टमेंट्स ने 6 झांकियां निकाली हैं, उनमें से बेस्ट झांकी कौन थी? तो बेस्ट झांकी थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, जिन्होंने शो किया था एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को। यहां पर बात करें स्पेशल अवार्ड की, तो स्पेशल अवार्ड मिला है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड वंदे भारतम डांस ग्रुप को। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हरमनप्रीत कौर आपको बता दूं भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, और इनको ब्रांड एम्बेसडर प्यूमा इंडिया के द्वारा बनाया गया। यहां पर बात करें तो प्यूमा इंडिया ने इनको ही ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया है, शूज़, जो जूते वगैरह हैं वो बनाने का ये कार्य करती है। इनके अलावा, हरमनप्रीत कौर के अलावा विराट कोहली, केएल राहुल, करीना कपूर, सुनील शेट्टी, युवराज सिंह, अनुष्का शर्मा को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है।
ठीक, चलिए आगे बात करें तो हरमनप्रीत, आपको मैंने बता दिया, भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। अभी रिसेंटली में किन किन प्लेयर्स या किन किन पर्सनैलिटीज़ को ब्रांड एम्बेसडर अलग अलग कंपनीज के द्वारा बनाया गया, तो आंसर होगा निखत जरीन को अभी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये नवरत्न कंपनी है, भारत की PSU है। उत्तराखंड स्टेट ने कल्चरल हेरिटेज के लिए प्रसून जोशी को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। महेंद्र सिंह धोनी को ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सोनू सूद को मेंटर ऑफ द कंट्री कैंपेन बनाया गया। PS सिरजेस को केरला टूरिज्म ने अपने एडवेंचर को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। PR सिरजेस हॉकी के प्लेयर हैं और हॉकी के गोलकीपर हैं। यहाँ पर संजय दत्त की बात करें तो ये ब्रांड एम्बेसडर अरुणाचल प्रदेश के बने हैं। अगला क्वेश्चन, माधवेंद्र सिंह को CEO बनाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। कहाँ का? गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का। ध्यान रखिएगा, माधवेंद्र सिंह पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। ये है माधवेंद्र सिंह जिनको गुजरात मैरीटाइम का CEO बनाया गया। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लाडली बहना स्कीम को लॉन्च किया। लाडली बहना स्कीम क्या है? तो लाडली बहना स्कीम ये स्कीम है जिसमें महिलाओं को 1,000 रुपया हर महीने देने की एक स्कीम चलाई जाएगी, जिसमें राज्य की सभी महिलाओं को कवर किया जाएगा, सिर्फ उन महिलाओं को छोड़कर जो कि काम करती हैं, जो कि इनकम टैक्स को देती हैं, उनको इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन सभी और बाकी सभी महिलाओं को इसमें बेनिफिट दिया जाएगा। बात कर लें तो 60,000 करोड़ रुपीस मध्य प्रदेश की सरकार इसके ऊपर खर्च करने वाली है। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको नर्मदा जयंती के अवसर पर अनाउंस किया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें तो ये अगले 5 साल का टारगेट है कि 60,000 करोड़ रुपीस इसमें खर्च होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान इस समय पर चीफ मिनिस्टर है। मंगू भाई सी पटेल गवर्नर है। यहाँ की लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स। नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट हैं, कान्हा नेशनल पार्क, बांधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। फेस्टिवल, खजुराहो फेस्टिवल, भगोरिया फेस्टिवल और मदाई फेस्टिवल यहाँ के फेस्टिवल हैं। अगला क्वेश्चन, 75th डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा और इनको गोली मार के हत्या की गई थी। और इसी दिन को हम मार्टे डे या फिर शहीद दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। कुछ इसी प्रकार से एक मार्टे डे और होता है, कौन सा? तो वो 23 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं, जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। उस दिन को भी हम शहीद दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1949 को महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। और आप यहाँ पर इनके द्वारा मूवमेंट्स देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। अगर बात करें 23 मार्च की, तो मैंने आपको बता दिया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी, उसको भी मार्टे डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। महात्मा गांधी जी की बात हुई है तो उनको रिवाइज करते हैं। महात्मा गांधी जी का बर्थ हुआ था 1869 में 2 अक्टूबर पोरबंदर गुजरात में। इनके बारे में बात करें तो ये लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, राइटर थे और भी बहुत सारे इनको संज्ञाएं अपने जीवन में मिली हैं। इन्होंने, जब ये लॉयर थे तो उस समय पर ये साउथ अफ्रीका प्रैक्टिस के लिए गए थे। वहाँ पर इनको रेसिज्म जो रंग भेद इनको झेलना पड़ा, जिसकी वजह से इन्होंने वहाँ पर अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था। उसके बाद जब ये भारत में आने की इन्होंने सोची, भारत में इनको बुलाया गया तो 9
जनवरी 1915 को इनको बुलाया गया और इसी दिन 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी ऑब्जर्व करते हैं। इन्होंने भारत में पहला अपना सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था और 1918 में अहमदाबाद में इन्होंने अपना दूसरा सत्याग्रह किया जो कि कॉटन मिल के वर्कर्स के लिए इन्होंने किया था। 1920 में इन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो कि नागपुर से इन्होंने स्टार्ट किया था। बात करें उसके बाद इन्होंने बहुत सारे इन्होंने लेखन भी किए, जैसे अनटचेबिलिटी के ऊपर इन्होंने काफ़ी लेखन लिखे थे। हरिजन के ऊपर इन्होंने लेखन लिखा और जो टचेबल लोग थे उनके बच्चों को इन्होंने हरिजन के नाम से हरिजन के नाम से रिप्रेजेंट किया, मतलब हरि के बच्चे। यहाँ पर बात करें तो इनकी पुस्तकों में, इनके लेखन में हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी रिलीजेस स्पेशल ₹75 कॉइन टू मार्क 75 सक्सेसफुल ईयर ऑफ एनसीसी। तो एनसीसी आपको पता होगा, नेशनल कैडेट कॉर्प। नेशनल कैडेट कॉर्प की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1948 को और इस साल इनके 75 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनके लिए ₹75 का कॉइन लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, ये जो कॉइन है इसको एनसीसी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराए गए एक करियप्पा मैदान में 28 जनवरी को एक ओकेज़न ऑर्गेनाइज कराया गया। उसमें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो सिक्का है वो लॉन्च किया गया। यहाँ पर बात की जाए एनसीसी की, तो एनसीसी को 1948 में फाउंड किया गया। इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंडिया ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता है और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला की जो टीम है, महिला क्रिकेट टीम है, उसने कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट जीता हो। तो आईसीसी का टूर्नामेंट पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और ये जो टूर्नामेंट है ये साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर कौन थे? तो आंसर होगा भारत की प्लेयर है श्वेता सहरावत ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। अगर सबसे ज़्यादा विकेट्स की बात करें तो आंसर होगा मैगी क्लार्क, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने विकेट ली है। आगे बात करें तो यहाँ पर आप सेलिब्रेशन करते हुए देख पाएंगे। अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो साउथ अफ्रीका में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 14 जनवरी से 29 जनवरी तक इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। 16 टीम ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसको मिला? तो टीटा संधू, फाइनल में टीटा संधू को मिला। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का ग्रेस स्क्रेवेंस को मिला, जो कि इंग्लैंड की कैप्टन है। भारत की कैप्टन कौन है? तो सैफाली वर्मा इस टूर्नामेंट में भारत की कैप्टन थी। अगला क्वेश्चन, हॉकी वर्ल्ड कप जो कि भारत में ऑर्गेनाइज कराया गया राउरकेला और भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की दो शहर, और भुवनेश्वर तो आपको पता होगा राजधानी भी है। तो हॉकी वर्ल्ड कप जर्मनी ने बेल्जियम से जीत लिया। किससे? 5-4 के डिफरेंसेस से। तो ध्यान रखिएगा, थर्ड टाइम ऐसा हुआ है कि जर्मनी ने जीत दर्ज की। और ये जो इसका फाइनल हुआ था, ये जो मैचेस हुए थे, ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज कराए गए। 3 बार कब जर्मनी यहाँ पर टूर्नामेंट को जीता है, हॉकी वर्ल्ड कप को जीता है? तो आंसर होगा 2002, 2006 और 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप को जर्मनी जीत चुका है। जर्मनी ने बेल्जियम को यहाँ हराया है। अगर यहाँ इस टूर्नामेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार किसके द्वारा यहाँ पर जीत दर्ज की गई? तो आंसर होगा पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा 4 बार जीत दर्ज की गई। भारत की बात करें तो भारत सिर्फ एक ही बार यहाँ पर जीत दर्ज कर पाया है। यहाँ पर अलग अलग अवार्ड्स मिले, जैसे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड निकलास वेलन को मिला, जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड विंसेंट वनास को मिला, बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। बेस्ट जूनियर प्लेयर का अवार्ड मुस्तफ़ा
कासिम को मिला है, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। हीरो टॉप स्कोरर जेरेमी लेवार्ड को मिला है, जेरेमी हेवार्ड को मिला है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। बेस्ट टीम गोल सेलिब्रेशन अवार्ड कोरिया को मिला है। फैंस चॉइस अवार्ड क्रिस्टोफर रुर को मिला है, जर्मनी से बिलोंग करते हैं। फेयर प्ले अवार्ड बेल्जियम को मिला है। मैक्सिमम टीम गोल अवार्ड नीदरलैंड को। बेस्ट फॉरवर्ड ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड निकलस वेलन को मिला है। बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड विक्टर वेगनेस को मिला है और बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जेरेमी हेवार्ड को मिला है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, थर्ड एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो थर्ड एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया नागालैंड में। ध्यान रखिएगा 24 से लेकर 25 जनवरी तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया नागालैंड के रसोमा गांव में। कहाँ पर? रसोमा गांव में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया, जहां पर 35,000 ऑरेंजेस, आपको पता होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमिक बेनिफिट है नागालैंड इस ऑरेंज से उठाता है और अपने यहाँ के जो ऑरेंज के फार्मर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए ऐसा ये कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ऑरेंजेस वैसे और दूसरे स्टेट्स में भी होते हैं, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर भी आपको ऑरेंजेस मिलेंगे। अगर नागालैंड की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जिसकी कैपिटल कोहिमा है। चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। नेशनल पार्क इटांकी नेशनल पार्क है। डैम डोयांग डैम है और फेस्टिवल यहाँ का हॉर्नबिल फेस्टिवल, अंगमोंग फेस्टिवल और म्यासू फेस्टिवल यहाँ के फेस्टिवल हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ऑर्गेनाइज हुआ, मतलब ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें नोवाक जोकोविच ने जीत दर्ज की है। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को यहाँ जीत लिया है। ध्यान रखिएगा किसको हराकर? तो स्टेफनोस सित्सिपास को हराकर। याद रखिएगा नोवाक जोकोविच बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो सर्बिया के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और इन्होंने टोटल अभी तक 22 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। इन्होंने टोटल 10 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम, 2 फ्रेंच ग्रैंड स्लैम, 7 विंबलडन ग्रैंड स्लैम और 3 यूएस ग्रैंड स्लैम जीते, तो टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अब आपको बता दूं कि जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और उसके बाद यूएस, इनकी बात करें तो होते कहाँ हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा ऑस्ट्रेलियन है वो कहाँ होगा, मान लो एक नॉर्मल मिट्टी है तो हार्ड होगी, तो ये सबसे पहले हार्ड मिट्टी पे होगा। उसके बाद हार्ड मिट्टी पर आप खेलेंगे तो वो बाद में मिट्टी हो जाएगी, उड़ने लग जाएगी, क्ले टाइप की बन जाएगी, तो क्ले पर होता है फ्रेंच। अब मान लो मिट्टी काफ़ी उड़ रही है तो आपने पानी डाल दिया तो उसमें क्या होगा? घास उगाएगी, तो विंबलडन होता है ग्रास पर। और अगर घास पर आप खेलेंगे तो घास सूख जाएगी, सूख के दोबारा से ठोस बन जाएगी, तो किस पे? फिर ये भी किस में होगा? ये भी लैंड पर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें तो ये नोवाक जोकोविच को आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर वुमेन सिंगल विनर की बात करें तो ये अरीना सबलेंका ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। बेलारूस की ये प्लेयर है, इन्होंने एलिना रेबिकिना जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं उनको हराया है। ठीक है, ये इनका पहला टाइटल था जो इन्होंने जीता है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।